हेलो, वेलकम टू रिवीजन का अड्डा। माई सेल्फ वैशाली। और आज हम लोग जो बेसिक साइंस की स्ट्रैटेजी थी रिवीजन की, कौन से टॉपिक्स को किस तरीके से लिंक करके पढ़ना है, उसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कौन सी क्लास के बुक्स रिफर करनी है और किस तरीके से आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि किस तरीके से जो आपका करंट अफेयर्स में चल रहा है उसको स्टैटिक के साथ कैसे लिंक करना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी। जैसे आपका एआई है, अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपका काम हो रहा है उसको लिंक करते हुए उसके बेसिक्स कहाँ पे हैं, उसका जो रूट सोर्स है वो कहाँ पे है, कैसे उससे सवाल बन सकते हैं। तो जैसे अगर हम एआई की बात करें तो एआई टूल्स में ग्रोथ हो रही है, एआई गवर्नेंस पे ध्यान दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो जहाँ पे भी एआई होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम है क्लास 10th में भी, एंड देन यू हैव इट इन योर क्लास 11th ऑल्सो। 11th की जो बायोलॉजी की किताब है, ठीक है। ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंप्यूटर के बेसिक्स हमको इसके लिए थोड़े से मालूम होने चाहिए क्योंकि वो टर्म्स भी पूछ ली जाती है। जैसे आपका ईपीओ एपीएफसी वाला एग्जाम्स है तो उसमें आपका कंप्यूटर का भी 8 से 10 क्वेश्चंस रहते हैं। तो ऐसे एग्जाम्स के लिए आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे एआई है वो पैटर्न रिकॉग्निशन पे काम करता है, लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन की तरह एआई के पास बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स या कॉन्शियसनेस नहीं है। तो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस हो गया। तो इस बेसिक के ऊपर ही जो है स्टेटमेंट्स बन जाते हैं क्वेश्चन के। आगे अब जैसे एमआरएनए वैक्सीन की बात करें तो जैसे डिजीज कोरोना से तो सभी परिचित है कि कितना परेशानी हुई थी, राइट। फिर उस टाइम पे वैक्सीन डेवलप करना, और अभी जैसे मलेरिया वगैरह है और भी बहुत सारे डिजीजेस हैं जिनके लिए नई नई मेडिसिन डेवलप हो रही है। तो उसका सोर्स कहाँ है, कोई नया डिजीज आउटब्रेक हुआ उसके लिए हमको वैक्सीन लेके आनी है, राइट। तो ये करंट अफेयर्स जैसे न्यू वैक्सीन टेक्नोलॉजीज एंड डिजीज सर्वेलांस, डिजीज को देख के आर&डी करके आप वैक्सीन डेवलप करते हैं। अब स्टैटिक के लिए बेसिक कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, उसके लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उससे आपको डिजीज के बारे में पूरा आइडिया लगेगा, ठीक है। डिजीज का क्या पाथवे है, क्या होस्ट है, क्या वो बॉडी को किस तरीके से नुकसान कर रही है, इन चीजों का ध्यान रखना है। इम्यूनिटी के बारे में हमको पता होना चाहिए, एंटीबॉडीज और वैक्सीनेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए। वैक्सीन्स क्या होते थे, ट्रेन आर इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस बिफोर इट एक्चुअली इन्फेक्ट्स द बॉडी। तो उनको बॉडी में पहले से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जब वो कहीं पे जो इन्फेक्शन है वो रियल में हो रहा है, पहले तो हम उसको स्टडी करेंगे, उससे फिर अपना इंफॉर्मेशन लेके रिसर्च करके आप नई वैक्सीन बनाओगे। तो वैक्सीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है, वो इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है, ताकि फिर बॉडी अपनी शुरू में वैक्सीन के थ्रू, बाद में मेमोरी बनाने के बाद में, ये जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा कि उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हमको याद रखना है। स्पेस मिशंस की अगर हम बात करें तो जैसे आपके इसरो मिशंस हो गए, गगनयान मिशंस है, लूनर एंड सोलर एक्सप्लोरेशन है। आजकल स्पेस एक्सप्लोरेशन को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वेटेज दे रही है, राइट। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट आया था यूपीएससी में, दैट वाज आल्सो क्वाइट डिफिकल्ट। तो उसमें भी वो अब अच्छे लेवल के सवाल पूछ रहे हैं। लिंक क्या है, प्रिंसिपल पता होना चाहिए हमको, जैसे ग्रेविटेशन का हो गया, फिजिक्स का मोशन एंड मैकेनिक्स है, सैटेलाइट्स एंड एस्केप वेलोसिटी है, इनके बारे में पता होगा क्योंकि वो उसको लिंक करके पूछ रहा है सवाल। तो आपको करंट की भी नॉलेज होनी चाहिए, साथ में उसका लिंक कहाँ पे है उस चीज को भी साथ की साथ रिवाइज करना है। क्लाइमेट चेंज और हीट वेव्स की अगर हम बात करें तो जैसे करंट अफेयर्स में टेम्परेचर्स की, अपना 100 सालों में इतना ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है, ठीक है, 45 से ऊपर पहुंच गया, 47 से ऊपर पहुंच गया, 40 से ऊपर पहुंच गया। तो ये जो टेम्परेचर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, हीट वेव्स हैं, एक्सट्रीम वेदर है, तो ये जो एक्सट्रीम वेदर फेनोमेनन्स हैं, तो इनका लिंक, ये तो करंट में चल रहे हैं, हो क्यों रहे हैं, रीजन क्या है, ठीक है। तो वो फिर हमें स्टैटिक की तरफ हमें दोबारा जाना पड़ेगा। आप उस टॉपिक पे जाओ, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, अपना ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, इसके ये इन टॉपिक्स पे जाओ, रिवाइज करो। करंट अफेयर्स का भी जो आप जैसे स्पेस छोड़ने को बताइए, उसमें इसको साथ की साथ ऐड करते रहो, ठीक है। यहाँ से फिर रिवीजन थोड़ा और इजी हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ठीक है, हमारा जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन पे हमको फोकस करना है,
राइट तो उसके लिए ये मिशन वगैरह ये सब चल रहे हैं। तो इंडिया पुश फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। अब इसका स्टैटिक लिंक क्या है? केमिकल रिएक्शन ग्रीन हाइड्रोजन बन कैसे रही है? केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जैसे ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग वाटर यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ग्रीन उसका नाम है तो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है वाटर को स्प्लिट करने के लिए। तो ये प्रिंसिपल है, ठीक है। तो डिपेंडिंग कौन सा एग्जाम है, तो उसमें जो वन डे वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें आपसे एक स्टेटमेंट बेस्ड चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जो थोड़ा 2-3 फेज वाले एग्जाम होते हैं उसमें आपका एनालिटिकल पार्ट पूछ लिया जाता है। तो कौन से एग्जाम की करें उस हिसाब से भी आपको अपनी स्ट्रैटेजी अलग करनी है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग। तो कौन सा प्रोजेक्ट अभी इंडिया ने स्टार्ट किया है वो देखना है। तो अगर कोई स्कीम के अंतर्गत है, मिशन के अंतर्गत है, तो उसमें जो प्रीवियस क्लासेस में आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया गया है वो चीज़ें दिमाग में रखनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी न्यूज़ में है। तो आपको बेसिक्स पे भी जाना है। इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सेमीकंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो दिस वाज अ क्वेश्चन इन वन ऑफ द स्टेट पीसीएस एग्जाम। ये स्टेटमेंट्स एज इट इज पूछा गया था। तो ये स्टेटमेंट्स जो है आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ के भी अगर हम सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो समथिंग इज लैगिंग, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो वो जो गड़बड़ है उसका सुधार तभी होगा जब आप दिमाग में एक चीज क्लियर कर लोगे कि भाई कहाँ से पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, किस चीज को हाईलाइट करना है, किस चीज को अच्छे से फोकस के साथ पढ़ना है, किसके साथ लिंक करना है। ऐसे रैंडमली हम केवल एनसीईआरटीज पढ़ लेंगे तो कितनी बार भी पढ़ लो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा, अनलेस यू कंबाइन इट विद पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस। बायोटेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग। इस बार यूपीएससी में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जीन थेरेपी से क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इसका स्टैटिक लिंक जेनेटिक्स जो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स। अब जीन एडिटिंग अलाउ साइंटिस्ट टू मॉडिफाई डीएनए सीक्वेंस प्रेसाइसली। तो अभी जो क्वेश्चन था वो क्या था कि ये पूरे डीएनए को मैनिपुलेट कर देता है, पूरे डीएनए को चेंज कर देता है। नहीं, स्पेसिफिक सीजर्स हैं जो एक स्पेसिफिक पार्ट को कट करती हैं। तो अगर आपको ये चीज मालूम है, बहुत बेसिक सी चीज है ये टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक्स में बहुत बेसिक सी, अगर ये हमें मालूम है तो वो क्वेश्चन करना वाज वेरी इजी, उसमें तो कोई डिफिकल्टी ही नहीं थी। तो इसीलिए आपको स्टैटिक और करंट को लिंक करते हुए पढ़ना है। माइक्रोप्लास्टिक्स इन फूड एंड वाटर, तो ये वाटर पोल्यूशन वाला भी है, ये फूड चेन वाला भी है, 2-3 चीजों को एक साथ लिंक कर रहा है। तो अगर ये चीज न्यूज में है, जैसे माइक्रोप्लास्टिक्स मिली है ओशियंस में, फूड में, ह्यूमंस के अंदर भी, तो आपने कहाँ जाके रिवाइज करना है? एनवायरमेंट में, पॉलीमर्स, इकोसिस्टम्स, प्लास्टिक्स डिग्रेड इनटू टाइनी पार्टिकल्स दैट एंटर द फूड चेन। तो फूड चेन वाली बात आ गई तो ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट का पार्ट आ गया, इकोलॉजी का पार्ट आ गया। तो यहाँ से जाके आपको वो चीज भी रिवाइज करनी है। दिस इज हाउ यू एंड अप स्टडिंग सक्सेसफुली, ठीक है। केवल पढ़ना नहीं, उसको हर टॉपिक को किसके साथ लिंक करना है वो बहुत जरूरी है। लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन है, कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन इनिशिएटिव्स। इसमें फिजिक्स है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गए, जो मॉडर्न फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, दे आर नीडेड हियर। क्वांटम कंप्यूटर्स यूज क्वांटम बिट्स, क्यूबिट दैट कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट। क्वांटम कंप्यूटिंग वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, तो जब हम अपना उसका स्टैटिक का क्लास पढ़ते तो उसमें इन प्रिंसिपल्स पे ध्यान देना है, उससे रिलेटेड। क्यूबिट्स वाला क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड दिस ईयर। रिन्यूएबल एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कीम्स के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो जब भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात आ रही, सोलर पार्क्स है, विंड एनर्जी है, एनर्जी ट्रांजिशन है, तो यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फिजिक्स में आप सोलर सेल्स पढ़ते हो। अभी बीच में हम लोगों ने जो एक पीएम सूर्य हर घर बिजली वाली स्कीम को देखा था, तो इट वाज आल्सो रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो स्कीम वाला एस्पेक्ट भी आ गया वहाँ पे। तो उस हिसाब से भी पढ़ते हुए आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को कंपेयर करना है। कितना एनर्जी जो इंडिया में एनर्जी जनरेट हो रहा है, व्हाट पोर्शन इज थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी एंड व्हाट पोर्शन इज थ्रू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दीज वर सम एरियाज, सम व्हाट शुड आई से, बहुत ज़्यादा जो अभी करंट में चल रहे हैं, जो मेन थीम्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको देख के पीवाई की उसके साथ लिंक करके, वो तो जैसे जैसे हम लोग जिस टॉपिक को डील करेंगे उसके साथ आई विल बी डीलिंग विद क्या उसका स्टैटिक पोर्शन है, करंट में क्या चल रहा है जिसकी वजह से उसको इम्पोर्टेंस मिली है उस स्टैटिक पार्ट को, और फिर थ्रू क्वेश्चंस
थ्रू स्मॉल कंसाइज नोट्स. आई विल बी हेल्पिंग यू इन मेकिंग द कंसाइज नोट्स, ताकि लास्ट में जाके वो रिवीजन के लिए बहुत ईजी हो जाएगा. तो टॉपिक वाइज हम इस तरीके से विल प्रिपेयर द शीट्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस. तो वो चीज़ बार बार जब हर टॉपिक के साथ हो जाएगा ना, तो उसको रिवाइज करना उतना डिफिकल्ट नहीं है. ये पूरा आपका एक स्ट्रैटेजी है, वॉट एवर आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस. तो कैसे आपको अपनी सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रखनी है, ठीक है. जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स, इन सबको आपको लिंक करके पढ़ना है, ठीक है. फिर आपके जो फोकस टॉपिक्स हैं वो मैंने हर क्लास में कौन कौन से हैं वो बता दिए हैं. वीकली जो आपका रिवीजन प्लान है, जो लास्ट के 30-40 डेज रह जाते हैं, वो है. आपको अपना प्रीलिम्स ओरिएंटेड रिवीजन कैसे करना है, ठीक है. रीड लेस, रिवाइज मोर, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, स्टेबल, चार्ट्स, डायग्राम्स, ऐसे ही रिवाइज कर सकते हो पूरी बुक्स को एग्जाम से पहले सारी, क्योंकि ये तो सिर्फ साइंस, बेसिक साइंसेस की बात है. अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सो मेनी बुक्स आर देयर कि एक दिन पहले तो सब रिवाइज करना नहीं पॉसिबल है. इसीलिए बार बार बोला जाता है कंसाइज और शॉर्ट नोट्स बनाओ. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूपीएससी डज नॉट टेस्ट व्हाट यू हैव रेड, इट टेस्ट वेदर यू कैन कनेक्ट व्हाट यू हैव रेड. जो चीज पढ़ी है, पढ़ के छोड़ना नहीं है. पढ़ने के बाद उसमें 10% होता है सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना का काम इज ओनली 10%. 90% जॉब तो थोड़ा सा मुश्किल होता है. उसको पढ़ने के बाद कौन से टॉपिक के साथ लिंक करना है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वह आप उसका एनालिटिकल आंसर कैसे दोगे, उसको एनालिटिकली कैसे रिलेट करना है, राइट. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम की नीड को समझना है. ये तो एक आई एम जस्ट सेइंग इट फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव. हर जो एग्जाम है उसका धीरे धीरे लेवल बदल रहा है. तो जब तक आप पीवाईक्यूज नहीं देखोगे ना, अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाओगे. पुराने जो टॉपर्स हैं उनका जो पढ़ने का तरीका था दैट वाज डिफरेंट, क्योंकि उस टाइम एग्जाम की डिमांड अलग थी. अभी एग्जाम इज ऑल्सो इवॉल्विंग, तो हमको भी अपनी जो स्ट्रैटेजीज है वो इवॉल्व करनी है. हाँ, लेकिन जो अच्छी चीज है दैट हेल्प्स देम स्कोरिंग मोर, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है. लेकिन उसको पूरा हमें बेस नहीं बनाना, उसको एक हिस्सा बनाना है, राइट. तो वो हम पर्सन टू पर्सन अपना वेरी करेगा. तो इसीलिए जो चीज पढ़ रहे हो उसका आगे पीछे का सारा निचोड़ डालो, ताकि कोई भी एक एस्पेक्ट बचे ही नहीं कि इसमें से ये सवाल आया मेरे से हुआ नहीं, राइट. एंड वी विल बी हेल्पिंग यू, वी विल बी असिस्टिंग यू इन दैट. सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास. अभी नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू कि आगे आने टाइम पे हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, हम कौन से सब्जेक्ट के किस टॉपिक को किस एग्जाम के लिए टारगेट करेंगे. तो दैट ऑल आई विल टेल यू इन अ डिटेल्ड वीडियो आफ्टर दिस. सो प्लीज डू जॉइन अस. थैंक यू.